22,000 शिक्षकों की नौकरी जो खतरे में पड़ गई है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुरंत स्थगन आदेश लेना चाहिए, स्टे लेना चाहिए। अब उधर जो पलटू राम है, कभी भीम संसद करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएंगे, तो गठबंधन का संयोजक बन जाएंगे। अरे यहाँ जो लड़के लड़की है आम परिवार के हैं, उनकी नौकरी खतरे में है, उनको नौकरी मिल नहीं रही है, आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की दौड़ लगा रहे हैं। एक 24 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है, इसका यदि एक खलनायक है, एक ये है, तो वो हमारे मुख्यमंत्री पलटू दिमाग में, सत्ताधारी नेताओं के दिमाग में कि भाई बहाली कर दो, उसके बाद थोड़ा ही कोर्ट कुछ करेगा, उसके बाद तो कोर्ट मान लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी जो नमस्कार, आप देख रहे द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, शिक्षक भर्ती को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार ने गांधी मैदान में बड़ा आयोजन किया और सबको नियुक्ति पत्र बांटा गया, बड़ी खुशी की बात है, सराहना करता हूं सरकार की। लेकिन अभी कल की बात मैं बता दूं कि 20,000 नियोजित शिक्षक जो कि बीएड पास करके और 1 से 5 तक की बच्चों को मतलब पढ़ा रहे थे, उनको अब घर बैठना पड़ेगा, सड़कों पे वो आ चुके हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि बीएड वाले जो हैं 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसमें डीएलएड वाले ही पढ़ा सकते हैं और इस तरह के जो कोर्स किए हैं वो पढ़ा सकते हैं। इसी पे हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी से। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को, कैसे देखते हैं सर? अब 20,000 शिक्षक नियोजित। देखिए, मैं वही बताता हूँ, मैं दर्शकों को पूरा मामला क्या है। देखिए, कल ये फैसला आया है पटना हाई कोर्ट का, और ये फैसला संक्षेप में समझे, आसान शब्दों में समझें तो इस फैसले के बाद 22,000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है, जो लोग छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे। मतलब पिछले 2 बरस से 2021 से वो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे। तो ये 22,000 मतलब शिक्षकों की नौकरी पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि तलवार लटक गई है। और इसकी मूल वजह यह है, मैं याद दिला दूं, इसी साल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले में फैसला दिया था कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, यानी कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ डीएलएड वाले जो है वही पढ़ा सकते हैं। अब बीएड और डीएलएड का फर्क समझ लेते हैं। जो बीएड है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और डीएलएड जो है वो +2 के बाद ही होता है। तो ऐसे देखिए तो बीएड डिग्री ज्यादा भारी भरकम लगती है, लेकिन डीएलएड वाले जो होते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनको छोटे बच्चों को पढ़ाने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो 3 न्यायमूर्तियों का बेंच था, उसने कहा कि नहीं, बीएड वाले नहीं भाग ले सकते हैं और सिर्फ डीएलएड वाले प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। ये जो फैसला था ये 11 अगस्त को ही आया था इस साल। बहुत लंबा चौड़ा फैसला था, 166 पन्नों का फैसला था और राजस्थान के संदर्भ में दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि पूरे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो नेचुरल है कि उसका फैसला होगा पूरे देश पर लागू का। उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि क्या पहले से जो लोग आ गए हैं बीएड वाले, पहले से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले से जो प्राथमिक शिक्षक बन गए, उनका क्या होगा। तो उनका ही एक कल फैसला आया है कि उनको भी हटना पड़ेगा। अब इसमें देखिए 2-4 मतलब बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो भी अभी हो रहा है, जो भी शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है, इसका यदि एक खलनायक है, एक ये है, तो वो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम है और भाजपा भी है, क्योंकि 2021 में तो भाजपा भी बिहार में सत्ता में थी, इसलिए राम भक्तों को भी इसका ब्लेम लेना पड़ेगा, वो भी उस समय नीतीश के साथ थे। तो इन लोगों ने क्या, देखिए, एक सरकार में एक कहीं ना कहीं मानसिकता सरकार की होती है, बहाल कर दो बहाल, है ना। बहाल ही बिल्कुल मतलब चुनावी एजेंडा बन जाता है और बिना आगे पीछे सोचे कि इसका क्या होगा, कैसे होगा। जैसे इसी में था कि 2010 में जो नियमावली आई थी, उसके हिसाब से जो बहालियां हुई उसको हाईकोर्ट ने सही माना, लेकिन 2018 की नियमावली के अनुसार जो बहाली इन लोगों ने कर दी थी, उसको हाईकोर्ट ने गलत माना। तो 2018 की जो बहाली हुई थी, उसी समय इन लोगों को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए था। लेकिन एक बात इन लोग के दिमाग में कहीं ना आ जाती है, नेताओं के दिमाग में, सत्ताधारी नेताओं के दिमाग में, कि भाई बहाली कर दो, उसके बाद थोड़ा ही कोर्ट कुछ करेगा, उसके बाद तो कोर्ट मान लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी जो कल पटना हाई कोर्ट का फैसला आया, उसमें फैसला देने वाले जो चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, मिस्टर के विनोद चंद्र, उन्होंने, उनके बेंच ने कहा कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, हम लोग तो इसके खिलाफ जा नहीं सकते हैं, हम लोग कैसे उसको योग्य ठहरा दें। तो ये देखिए बहुत मतलब एक दुख का विषय इसलिए है क्योंकि देखिए 22,000 लोगों की नौकरी है, 22,000 लोगों के साथ उनका घर परिवार जुड़ा हुआ है। आदमी अकेला तो हवा में रहता नहीं ना, उसकी पत्नी रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, उसका बूढ़ा माँ बाप रहता है, सब लोग रहता है। एक आदमी की कमाई से 4-5 लोग मतलब पलते हैं। ये लोग तो सर अब रोड पे आ गए। अभी देखिए वही मैं कहने जा रहा हूँ कि
या इनको समायोजित किया जाएगा? वही वही मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए सरकार को अब क्या चाहिए कि चूंकि हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का तो है नहीं फैसला, तो सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाकर तुरंत इस फैसले पर स्टे ऑर्डर ले ले, स्थगन ले ले, है ना। और 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल करे, समीक्षा वाला पिटीशन, और उसमें सरकार बिल्कुल विनम्रता से कहे सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए ठीक है आपका जो भी फैसला है वो सर आंखों पर रहेगा, लेकिन वो आगे से हम लोग ऐसी नियुक्ति नहीं करेंगे। जी लेकिन जो नियुक्तियां हो गई हैं, जी है ना, क्योंकि जब ये लोग आए थे उस समय तो सही रास्ते से आए थे। जी 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 2 साल पहले जो इनका वो तो उस समय मतलब नियमावली के मुताबिक आए थे, तो जो इनको आप हटा रहे हैं उनकी तो कोई गलती है नहीं। तो मानवीय आधार पर देखिए कोर्ट में भी आखिर न्यायमूर्ति लोग ही बैठे हुए हैं, कोई रोबोट तो है नहीं, वो लोग भी मानवीय आधार पर फैसला लेते हैं। बहुत सारी किसी व्यक्ति को कैद भी सुनाया जाता है, दिखाता है कि युवा है कि बहुत बूढ़ा है कि बीमार है, उस पर भी फर्क पड़ता है उसकी कैद का। जैसे कोई आदमी पागल होता है, मानसिक रोगी होता है तो उसको फांसी नहीं दी जाती है। तो मानवीय दृष्टिकोण तो रखता ही है, न्यायपालिका रखती ही है। तो वही मानवीय दृष्टिकोण पर कहा जाए कि तो इससे क्या होगा कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा तो ये जो हाई कोर्ट का कल वाला निर्णय है वो कार्यान्वित नहीं हो पाएगा, तो इन लोग की नौकरी बची रहेगी। और तब तक फिर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग समीक्षा वाला जो पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन देके करें, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है कि ठीक है ये मतलब विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि ये लोग आ चुके हैं 2 साल से कार्यरत हैं, तो 2 साल का तो कुछ अनुभव का भी ना आपको फायदा मिलना चाहिए। 2 साल पहले आप बिल्कुल अनुभवहीन थे, 2 साल के बाद आप तो आपको अनुभव भी हो गया बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन सर अभी अभी तो बिहार सरकार का दूसरा चरण का शिक्षक बहाली भी शुरू हो गया था, क्या क्या करें सर? इधर फिर बहाली करें फिर... अब ये तो पलटू राम से पूछिए ना, इनको तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव में कहावत होती ना, हड़बड़ी में बिया कनपटी में सिंदूर, वो इन लोगों ने हालत बना ली है। वो तो एक अलग ही बात हो जाएगी। अब उसमें तो ये है कि TRE-1 में आपकी ढेर सारी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को आपने दूर नहीं किया। उसमें सर एलिमेंट्री जो ये था सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो था सर वो अभी नहीं निकला। अभी अतुल सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 रोज पहले हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि अभी हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन उसकी कोई ऐसी समय सीमा नहीं है, हफ्ता रोज भी लग सकता है, 10 रोज भी लगता है। उन्होंने एक अलग बात कही कि भाई प्रतीक्षा सूची का तो प्रावधान ही नहीं है, वेटिंग लिस्ट निकल ही नहीं सकता। और जब उस पहला का विवाद खत्म नहीं हुआ, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सीटेट में जो अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए हैं, है ना, वो उन लोग का भी रिजल्ट आ गया है। तो कुल मिला के उसमें एक अलग ही ये है, पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण है ना सर, पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। देखिए सबसे दुर्भाग्य की बात क्या हो गई है कि पलटू राम ने इसको ये बना लिया था, चुनावी एजेंडा बना लिया, इसलिए इतना धूम धड़ाके से 2 नवंबर को, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ठीक से नहीं हुआ था, तो गांधी मैदान में बुलाकर सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। अब तो ऐसी खबर भी आ रही है इसमें से कुछ लोगों के नियुक्ति पत्र वापस भी लिए जा रहे हैं। ये तो हद हो गई जी। जो आवाज उठा रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं तो उनको सीधे से ये तो हद हो गई, खारिज कर दिया। तो सरकार की साख पर कैसा बट्टा लगेगा कि मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र मिला, वो भी आपसे छिना गया सर। अब तो एक चीज है, ये तानाशाही है ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, तानाशाही से भी ज्यादा ये अंधेर नगरी चौपट राजा का काम है। इस तरह से कहीं काम नहीं होता। मैंने उस समय भी कहा था, जब 24, 25, 26 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी TRE-1 की परीक्षा, तो उसमें BPSC ने कह दिया था कि ठीक है बीएड वाले भी जो है वो 1ली से 5वीं में भाग ले सकते हैं। मैंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मना कर दिया और 11 अगस्त को भी फैसला आ गया, तो इनको आप क्यों बैठने दे रहे हैं? इससे तो अच्छा होता है कि आप उनकी परीक्षा फीस वापस कर देते। एकदम बिल्कुल। जब उनका रिजल्ट निकालना, खुद अतुल सर ने कहा कि रिजल्ट पर उनका अधिकार नहीं है। उसको सोशल मीडिया पर एक मजाक भी चला था कि बारात लाइए लेकिन दुल्हन पर आपका अधिकार नहीं। मतलब आपको हम रिजल्ट देंगे ही नहीं, तो फिर अपियर क्यों कर रहे हैं? अपियर क्यों कर रहा है? तो इन लोगों ने देखिए मजाक बना के रख दिया है ना, और मतलब पूरा तालमेल की कमी है। 2 महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली के लिए। एक एजेंसी है BPSC जो कि परीक्षा लेती है और परीक्षा फल देती है। दूसरी एजेंसी है शिक्षा विभाग जो नियमावली बनाता है और फिर योगदान कराता है। इन दोनों एजेंसियों में तो मुझे तालमेल का घोर अभाव दिख रहा है। तो शिक्षा मंत्री का तो बात है, चंद्रशेखर जी जो है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनसे तो पत्रकार पूछती है तो रामचरितमानस का चौपाई लेके बैठ जाते हैं। चौपाई पर बात करें, लेकिन जो उनका विभागीय चीज है उस पर भी तो बात करें। सर विभागीय चीज ही प्राइमरी चीज है ना सर। अब धर्म को बीच में ला के क्या दिखाना चाह रहे हैं? मान लीजिए उनको उनकी चौपाई से कुछ उनको एतराज है तो ठीक है, उन्होंने अपना विचार रखा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सबको, लेकिन जो आपने सही कहा कि उनका जो प्राइमरी जो उनका मंत्रालय है उस पर काम करना चाहिए, है ना, उस पर करना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री लापतागंज में रहते हैं, उनका ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अभी 22,000 शिक्षकों पर तलवार मतलब लटक गई, तो शिक्षा मंत्री को कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए ना कि हम लोग इसके निराकरण के लिए क्या कर रहे हैं। तो लापतागंज में है। शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी का होना चाहिए, तो मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन में तो पूरा बिहार चल रहा है, और ये बहुत देखिए दुर्भाग्य की बात है। अब इसमें पूरा ये हो रहा है,
अब उधर जो पलटू राम है कभी भीम संसद करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएंगे, तो गठबंधन का संयोजक बन जाएंगे। अरे यहाँ जो लड़के लड़की है आम परिवार के हैं, उनकी नौकरी खतरे में है, उनको नौकरी मिल नहीं रही है, आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की दौड़ लगा रहे हैं। एक प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा, पूरा देश क्या संभालिएगा, किस मुंह से संभालिएगा? तो अब मैं क्या कहूँ जी। ये लोग तो रोड पे आ गए सर, ये तो क्लियर है। अभी एक क्योंकि सरकार का जो रवैया है, अभी टीआरई 2.0 स्टार्ट कर दी, टीआरई 1.0 का जो है मसला वो अभी क्लियर नहीं हुआ है सर। उसके अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पे हैं, कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम 20,000 दो, भीख मांग रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि 20,000 को भी दे दोगे तो थोड़ा हम लोग को लगेगा कि हाँ सरकार हमारे लिए सोचती है। अब 2.0 है, इसमें कितनी त्रुटियां आएंगी। उसके बाद ये अब नियोजित वाला आ गया सर। अब ये लोग फिर भटकेंगे सर, फिर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इनके कहने पे 2.0 की बहाली छोड़ के सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। नहीं नहीं ठीक है, 2.0 की बहाली चले, उसको मैं नहीं कह रहा, वो चले अपनी जगह जी। लेकिन दो काम तो हो। दो टीआरई 1.0 में जो हुआ उसके लिए मैं दो बात की मांग करता हूँ स्पष्ट। एक तो तुरंत सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले, पूरा जी। परीक्षा फल तुरंत निकले, जी। और दूसरा परीक्षा सूची का प्रावधान किया जाए, यदि प्रावधान नहीं है तो प्रावधान किया जाए। किया जाए। और जो ये 22,000 शिक्षकों की नौकरी जो खतरे में पड़ गई है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुरंत स्थगन आदेश लेना चाहिए, स्टे लेना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, कितने लोग की नौकरी चली जाए, है ना जी। तो ये थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। इन्होंने सीधा कहा कि शिक्षक बहाली को लेके कड़े कानून बनने चाहिए और नियमावली जो है वो क्लियर होना चाहिए। वो हौज फौज जो अभी चल रहा है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, शिक्षा सचिव आके कुछ बोलते हैं, शिक्षा मंत्री को तो समय ही नहीं, वो तो पीसी ही नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका आपने देखा ही नहीं होगा, और बोलते भी हैं तो इतने नपे तुले और गोल मोल सा जवाब होता है शिक्षा मंत्री का कि उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। और विशेष जो बात होगा, विशेष जो आपकी राय होगी हमारे साथ साझा कीजिएगा कि अब इसके बाद जो बहाली होगी उसको लेके आप क्या ख्याल रखते हैं और बिहार सरकार की शिक्षा नीति के इस पूरे रवैये को आप कैसे देखते हैं। बने रहे हमारे साथ।